यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शाला। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एग्जाम शाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूं सुजीत ठक्कर। तो स्टूडेंट्स, आज की न्यूज खास करके उन लोगों के लिए है जो कई टाइम से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे और बैंकिंग की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे। ओके, तो दोस्तों, जिस वैकेंसीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार यहीं पर खत्म होता है। ओके, तो आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी की नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है, जो कि आरआरबी के डिफरेंट पोस्ट के लिए है, लाइक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो इसी नोटिफिकेशन को हम लोग आज के सेशन में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, उसके अलावा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, प्रीलिम्स की एग्जाम कब होने वाली है, मेंस कब होने वाली है। आपके उन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लोग आज के सेशन में देने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन डिस्कस करना। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी नोटिफिकेशन निकली है वो किसने निकाली है? नोटिफिकेशन निकाली है आईबीपीएस ने। ओके, किसके लिए? तो आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ओके, अब आप लोगों के माइंड में डाउट ये होगा, सर ये आरआरबी क्या होता है? ओके, तो आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, जिसे अपन लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, तो जो हमारी ग्रामीण बैंक्स होती है वहां पर डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ओके, लाइक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 8106 है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 8100 से ज्यादा पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपके माइंड में डाउट ये होगा कि सर 8100 है, पर देखो ये अभी तक फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन में पोस्ट दी गई है वो 8106 है, पर अभी भी स्टिल ऐसी बहुत सारी रीजनल रूरल बैंक है जिन्होंने अपनी जो सीट्स है वो नहीं दी है। मतलब उन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां पर सीट्स में इंक्रीज होने के चांसेस पूरे हैं। ओके, क्योंकि देखो आप लोगों ने जब नोटिफिकेशन रीड करी होंगी तो बहुत सारी आरआरबीज के सामने उन लोगों ने एनआर लिखा था। अब ये एनआर का मतलब क्या होता है? तो एनआर का सिंपली मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी आरआरबीज थी जिन्होंने अभी तक अपनी पोस्ट रिपोर्ट नहीं करी है, मतलब अपनी वैकेंसीज नहीं अपडेट करी है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने के चांसेस है। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाता है। देखो, अगर जो लोग फ्रेशर है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चीजों को समझते हैं कि जो लोग फ्रेशर है, मतलब जिन लोगों का ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है या फिर मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, वो किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो आप लोग जनरली 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी वैकेंसी किसने निकाली है? आईबीपीएस ने। ओके, किसके लिए? तो जो आपकी वैकेंसीज निकली है वो जो फ्रेशर है वो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक है आरआरबी पीओ और एक है आपका आरआरबी क्लर्क। ओके, आरआरबी पीओ मतलब आपका आरआरबी स्केल 1 दिया हुआ है। ओके, और आरआरबी क्लर्क का मतलब आपको वहां पर दिया है ऑफिस असिस्टेंट। ओके, तो जो लोग जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो लोग इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम कितने राउंड में होने वाली है, तो देखो आपकी जो आरआरबी पीओ की एग्जाम है वो रहने वाली है आपकी 3 राउंड में, जहां पर पहला राउंड आपका रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा राउंड आपका रहेगा मेंस एग्जाम और तीसरा राउंड आपका रहने वाला है इंटरव्यू। तो इन 3 राउंड में आपकी एग्जाम होने वाली है। ओके, और अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क की आपकी एग्जाम 2 राउंड में रहेगी, जहां पर पहला राउंड रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा राउंड आपका रहने वाला है मेंस एग्जाम। ओके, तो इस तरीके से 2 पदों के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एक है आरआरबी पीओ और एक है आरआरबी क्लर्क। तो आपकी पीओ की एग्जाम 3 राउंड में होने वाली है और क्लर्क की एग्जाम आपकी 2 राउंड में, प्रीलिम्स और मेंस। ओके, अभी एग्जाम्स कब होने वाली है तो उसको देख लेते हैं। देखो, अब ये एग्जाम्स कब होंगी, कब से कब तक फॉर्म फिलअप करे जाएंगे, ओके, उन सारी चीजों पर आ जाते हैं। देखो, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसका फॉर्म कब से लेकर कब तक भर सकते हो? तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 7 जून 2022 से, और कब तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो? तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो 27 जून 2022 तक। ओके, मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप 27 जून 2022 तक कर सकते हो। ओके, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है, मतलब फर्स्ट राउंड की प्रीलिम्स, वो कब होने वाली है? तो आपकी प्रीलिम्स की जो एग्जाम है वो अगस्त महीने में होने वाली है। इन लोगों ने डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं करी है, पर मे बी
अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में आपकी ये प्रीलिम्स की एग्जाम हो सकती है। ओके, अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अगला राउंड आपका आने वाला है मेंस का। तो मेंस आपकी कब होने वाली है? तो मेंस आपकी होने वाली है सितंबर अक्टूबर 2022। ओके, अब ये सितंबर अक्टूबर 2022 का मतलब क्या है? तो या तो आपकी मेंस सितंबर के एंड में होंगी, मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर, या तो फिर आपकी एग्जाम होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो सितंबर के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम हो सकती है या तो फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में। अब जो लोग क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेटा आपकी एग्जाम में तो 2 ही राउंड रहने वाले हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा आपका मेंस। तो जो लोग क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर में आपके फ्री हो जाने वाले हैं। ओके, पर जो लोग पीओ का फॉर्म भरने वाले हैं उनका तीसरा राउंड है इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू कब रहने वाला है? तो इंटरव्यू आपका रहने वाला है अक्टूबर नवंबर 2022। ओके, या तो अक्टूबर लास्ट वीक में या तो नवंबर की स्टार्टिंग में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके, और ये प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है, मतलब आपको कब पता चलेगा कि आपको किस बैंक में जॉब लगी है, कहां पर लगी है, तो वो आपको पता चलेगा जनवरी 2023 में। ओके, तो इस तरीके से आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है। ओके, चलो, तो आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा? तो फॉर्म आपका फिलअप होगा 27 जून तक। ओके, उसके बाद आपकी प्रीलिम्स एग्जाम, जो फर्स्ट राउंड की प्रीलिम्स एग्जाम है दोनों के लिए, कब कंडक्ट होने वाली है? अगस्त में। आपकी मेंस एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है? सितंबर अक्टूबर में। और आपका ये जो इंटरव्यू है वो कब कंडक्ट होने वाला है? तो इंटरव्यू आपका कंडक्ट होने वाला है नवंबर मंथ में। ओके, तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा डेट्स के बारे में। ओके, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, कि आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। देखो, अगर हम एज की बात करें तो अगर आप ऑफिसर स्केल 1 मतलब असिस्टेंट मैनेजर, जिसे अपन लोग पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। ओके, अगर आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 30 साल तक। ओके, अब देखो यहां पर इन लोगों ने डेट्स भी मेंशन करी है कि आपका जो बर्थ है वो किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो बर्थ है 3 जून 1992 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, और आपका बर्थ 31 मई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो इन दो डेट्स के बीच में होना चाहिए। मतलब जो आपका बर्थ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 जून 1992 से लेकर 31 मई 2004 तक आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। किसके लिए? तो ये है असिस्टेंट मैनेजर, मतलब पीओ के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क में आपकी एज क्या होनी चाहिए? तो क्लर्क में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 28 साल तक। ओके, मतलब आपका जो बर्थ है वो 2 जून 1994 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जून 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो 2 जून 1994 से लेकर 1 जून 2004 तक हुआ होना चाहिए। ओके, अब ये जो एज मैंने बताई वो एज किन लोगों के लिए है? तो ये वाली जो एज है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। ओके, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, अब कितना रिलैक्सेशन मिलता है उसको देख लेते हैं। देखो, अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 30 प्लस 5 कितना हुआ? 35। आप 18 से लेकर 35 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हो, और यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन मतलब 18 से लेकर 33 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये 5 साल का रिलैक्सेशन किसके लिए मिलने वाला है? एससी और एसटी वालों के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मतलब 30 प्लस 3 33 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और 28 प्लस 3 31 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहां पर एज की बात करें तो पीओ के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज कितनी है? 18 से 30 साल। क्लर्क के लिए एज कितनी है? 18 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ओके, अब दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? तो दूसरी एलिजिबिलिटी है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, अब आपके माइंड में डाउट ये होगा कि सर मेरे टीवाई, मतलब अभी मैं लास्ट ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैं 5th सेमेस्टर में हूं तो क्या अप्लाई कर सकता हूं? अगर मेरा टीवाई का रिजल्ट नहीं आया तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? ओके, तो अब आपके इन्हीं सारे डाउट्स को हम लोग दूर करने वाले हैं। ओके, देखो, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ओके, तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यस, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए?
तो देखो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप पीओ और क्लर्क दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। फिर चाहे वो आपने बीए से करा हो, चाहे आपने बीकॉम से करा हो, या फिर चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, साइंस करा हो, कॉमर्स करा हो, डजंट मैटर, आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, पर हाँ एक चीज याद रखना कि यहां पर परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, कई लोगों को ऐसा होगा कि सर 50% आएंगे तो ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 60% आएंगे तो ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, और मैक्सिमम अप टू यू कि आपने क्या करा हुआ है। ओके, अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपका यहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो कब तक आया हुआ होना चाहिए, तो आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 27 जून 2022 तक अगर आ जा रहा है तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारे में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने अपना टीवाई इसी साल कंप्लीट किया होगा और उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो उनके माइंड में यही डाउट होगा कि सर मेरा रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है, तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो बेटा अगर आपका रिजल्ट 27/6/2022 तक, फिर से एक बार डेट सुन लो, 27/6/2022 तक आ जाता है या फिर इस दिन भी आ जाता है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपका रिजल्ट 27 जून तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। कुछ समय बाद और 2 वैकेंसीज निकलने वाली है, आईबीपीएस क्लरिकल की और आईबीपीएस पीओ की। ओके, आपको उसके लिए तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। ओके, चलो तो ये थे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर एज आपकी पीओ के लिए 18 से 30 होनी चाहिए, क्लर्क के लिए 18 से 28 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कितने परसेंटेज वो मैटर नहीं करता। ओके, अब बढ़ते हैं आगे कि एग्जाम्स आपकी कितने राउंड में होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो एग्जाम है, ओके, वो एग्जाम अगर क्लर्क की है तो 2 राउंड में होने वाली है, जहां पर पहला राउंड आपका प्रीलिम्स रहेगा और दूसरा राउंड आपका मेंस रहने वाला है। और अगर एग्जाम आपकी पीओ की है तो एग्जाम आपकी 3 राउंड में रहेंगी, जहां पर पहला राउंड है आपका प्रीलिम्स, दूसरा राउंड है आपका मेंस और तीसरा राउंड है आपका इंटरव्यू। ओके, तो देख लेते हैं प्रीलिम्स किस तरीके से रहने वाली है। देखो अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, यस, तो आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपकी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट रहेंगे मैथ्स और रीजनिंग। ओके, तो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क्स का एक सवाल आपका रहने वाला है, मतलब रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 80, टोटल मार्क्स कितना है 80। अब इसके लिए आपको टोटल समय कितना मिलने वाला है, तो ओवरऑल आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। ओके, अब यहां पर जैसे कि आईबीपीएस की अदर एग्जाम्स में होता है और एसबीआई में होता है, वहां पर सेक्शनल टाइम दिया होता है कि आपको 20 मिनट रीजनिंग को अलॉट किए जाते हैं, 20 मिनट आपके मैथ्स के अलॉट किया जाता है और 20 मिनट इंग्लिश को अलॉट किया जाता है। पर इस एग्जाम में ऐसा नहीं है, इस एग्जाम में आपको कंपोजिट 45 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है। अब आपको मैथ्स में 20 मिनट देने हैं, 22 मिनट देना है, 25 मिनट देना है, या फिर आपको रीजनिंग में 20 मिनट देना है, 22 मिनट देना है, 25 मिनट देना है, वो कंप्लीटली आप ही को डिसाइड करना है। ओके, तो सेम यही प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, आपकी पीओ की एग्जाम हो या फिर क्लर्क की। ओके, प्रीलिम्स में आपके 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, 40 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। ओके, टोटल टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स। ओके, उसके बाद जो आपका अगला राउंड आने वाला है वो अगला राउंड है आपका मेंस का। ओके, अब यहां पर आपका जो मेंस है, मेंस में टोटल सब्जेक्ट कितने रहेंगे, तो मेंस में पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे 40 और मार्क्स कितने होंगे 50। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा आपका कंप्यूटर, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40 और टोटल मार्क्स कितने होंगे 20। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगला सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसे आप लोग जीए कहते हो। ओके, तो जनरल अवेयरनेस के टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 40 और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 40, मतलब रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसी के साथ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओके, अब उसके अलावा अब देखो यहां पर
इंग्लिश और हिंदी दोनों और में दिया हुआ है। मतलब अगर समझ लो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप मेंस में एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश की जगह हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश की जगह हिंदी सब्जेक्ट भी मेंस में सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 40 और टोटल मार्क्स भी कितने रहने वाले हैं 40। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो उसके बाद अगर आप बात करें मैथ्स की जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं तो 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200, टोटल मार्क्स रहेंगे 200 और इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट करा जाने वाला है वो टाइम आपको है 2 घंटे। ओके, मतलब यहां पर भी आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया होता, किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करना है वो कंप्लीटली आप ही को डिसाइड करना है। ओके, तो सेम आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है आपका प्रीलिम्स और मेंस का। ओके, फर्क कहां पर पड़ेगा, अगर आप पीओ के लिए जा रहे हो तो आपका एक और राउंड ऐड हो जाएगा 3rd नंबर का जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ओके, मतलब क्लर्क में आपकी एग्जाम 2 राउंड में रहेंगी प्रीलिम्स और मेंस, और पीओ में आपकी एग्जाम रहेंगी 3 राउंड में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। ओके, अब जो लोग पीओ का फॉर्म भरने वाले हैं उसका मेंस के बाद एक आपका 100 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है। ओके, चलो तो आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखो काफी लोग के माइंड में डाउट ये होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो बेटा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। ओके, 1/4 का मतलब यहां पर देखा जाए तो अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। ओके, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब एक गलत उत्तर के आपके 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहां पर रहने वाला है। ओके, अब देखो जो आपके फाइनल मेरिट बनने वाला है वो मेरिट किन स्कोर पर से बनेगा तो वो देख लेते हैं। देखो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो क्लर्क में मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगा और पीओ में आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर बनेगा। मतलब जो हमारा पहला राउंड प्रीलिम्स एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ओके, मतलब वहां पर आप कितने भी स्कोर ला रहे हो कोई मैटर नहीं करता। ओके, आपको जो मेरिट बनने वाला है वो मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनने वाला है। ओके, अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब आपके माइंड में डाउट ये होगा कि सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितने दिनों का फर्क रहेगा, तो फर्क तो हम लोगों ने देख ही लिया, मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 दिनों का आप लोग फर्क समझ सकते हो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के टाइम के बीच में। ओके, चलो तो आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। अब देखो अगर हम टोटल डेज की बात करें तो अगर हम आज से ही गिने तो आज हमारी तारीख हुई 8 जून। ओके, और आपकी एग्जाम होने वाली है समझ लो अगस्त के 2nd वीक में हो रही है, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 60 to 65 डेज है इन आरआरबी की एग्जाम के लिए। ओके, मतलब आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए हमारे पास जो वक्त हमें मिलने वाला है वो करीब 60 से 65 दिन है। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी उनसे खास निवेदन है कि तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि देखो अगले 60 से 65 दिन जो हमें मिलने वाले हैं वो 60 से 65 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग फ्यूचर में कहां पर पहुंचने वाले हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगले 60 से 65 दिन बैंकिंग के हर तैयारी कर रहे एस्पिरेंट के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि यही 60-65 दिनों की मेहनत आपको बैंक में ऑफिसर बनाने वाली है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यही 60 से 65 दिन आपका भविष्य डिसाइड करने वाले हैं। तो अगले जो 60 से 65 दिन हमें मिलेंगे उसमें आपका कंप्लीटली टारगेट आपका इन्हीं पर होना चाहिए, मतलब तैयारी पर होना चाहिए। क्योंकि देखो अब तक हम लोगों ने जो स्टडी करी है शायद 2 साल आप केजी के समझ लो, 12 साल आप स्कूल के समझ लो, 3 साल कॉलेज के समझ लो। ओके, तो 12 और 2 14, 14 और 3 17। ओके, जो हम लोगों ने 17 साल स्टडी करी है वो सब कुछ इन्हीं 60 से 65 दिन की मेहनत में पे ऑफ हो जाने वाली है। क्योंकि देखो जो हम लोगों ने 17-18 साल जीवन के पढ़ाई करी है वो कहीं ना कहीं किसके लिए करी है, एक अच्छी जॉब के लिए। तो बस ऐसा समझ लो एक अच्छी जॉब हमारे सामने है, बस 60 दिनों की दूरी है। ओके, तो ये जो 60 दिन अगले आपको मिलने वाले हैं वो आपके लाइफ के सबसे प्रीशियस 60 डेज है। आपने अब तक जितनी मेहनत नहीं करी उतनी मेहनत आपको इन 60 दिनों में करनी है, क्योंकि इन 60 दिनों में इतनी ताकत है कि वो आपको बैंक का ऑफिसर बनाने वाले हैं, वो चीज है। ओके, चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फीस वाले पोर्शन की तरफ कि जो लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको कितनी फीस पे करनी है। ओके, तो जो आपको फीस करनी है एप्लीकेशन फी, तो वो कितनी है, तो जो लोग SC ST से है उन लोगों को फीस पे करनी है 175, मतलब 175 रुपए, और लोग उसके अलावा जितने भी बाकी के सारे लोग हैं जनरल कैटेगरी में तो उनको फीस पे करनी है 850 रुपए। ओके,
फॉर्म आपको कहां से फिलअप करना है, तो आपको आरआर मतलब आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उसको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम आपकी कब होने वाली है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आप लोग भी अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो, ओके, कि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे को इस साल की आरआरबीज में एनी हाउ क्रैक करना है, ओके, तो आपको एक काम करना है, आपको एग्जामशाला की नियरेस्ट ब्रांच की विजिट करनी है। देखो, अगर आप लोग गुजरात में हो तो गुजरात में 3 लोकेशंस पर हमारी ब्रांच है, जहां पर सूरत, जहां पर हेड ऑफिस है, अहमदाबाद और वडोदरा। ओके, तो अगर आप नवसारी से हो या फिर आप अंकलेश्वर से हो या फिर आप भरूच से हो तो आप हमारी सूरत ब्रांच की विजिट कर सकते हो। अगर आप महसाणा, पालनपुर या डीसा से हो तो आप हमारी अहमदाबाद ब्रांच की विजिट कर सकते हो। अगर आप बड़ोदरा के आसपास से एरिया से हो, लाइक आणंद वगैरह से हो गए या फिर अंकलेश्वर भरूच से हो गए, तो आप बड़ोदरा ब्रांच की विजिट कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपको इस साल की एग्जाम मतलब आरआरबी क्रैक करनी है, तो आपको एक काम करना है, आपको नियरेस्ट एग्जामशाला ब्रांच की विजिट करनी है। वहां के जो फैकल्टीज मेंबर है, वहां की जो टीम है, ओके, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी किस तरीके से इस साल की आरआरबीज को क्रैक करना है। ओके, और हम लोग गारंटी देते हैं, पिछले 3 सालों में गुजरात के हाईएस्ट सिलेक्शन गुजरात के एकमात्र इंस्टीट्यूट एग्जामशाला ने दिया है। ओके, और उसी रिकॉर्ड को हम लोग इस साल भी बरकरार रखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस साल के रिजल्ट में आपका नाम आए। ओके, तो अगर आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हो और आपके माइंड में कोई भी डाउट है, ओके, अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है किस तरीके से क्रैक की जाए, तो आप हमारी नियरेस्ट एग्जामशाला ब्रांच की विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, जो कि है 7574000950 पर। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, तो मिलते रहेंगे फिर से इसी की तरह एक और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।